नमस्कार। एक बार फिर से आज मैं उम्मीद की किरण के पेज से लाइव हो रही हूँ। मैं गरिमा और विशा कोसी की धरती से आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज हमारे साथ जुड़ रही है शर्मिष्ठा की लेखिका अनु शक्ति सिंह। वैसे तो अनु दीदी सहरसा के रौता गांव से आती हैं, लेकिन फिलहाल अभी दिल्ली में रहकर वो गुजर बसर कर रही हैं। वहाँ उनका अपना काम काज है। अभी कोरोना के टाइम में उन्होंने काफी लोगों की मदद की। हम लोगों ने भी कॉन्टेक्ट बेस्ड काफी लोगों की मदद की, जिसमें अनु दीदी का कार्य काफी सराहनीय रहा है। शर्मिष्ठा शर्मिष्ठा इनकी लिखी हुई पहली उपन्यास है, जो 5 जनवरी भी 2020 को प्रकाशित हुई है। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को मालूम होगा। नहीं मालूम है तो आप इसे अमेजोन से अभी भी ले सकते हैं। बहुत अच्छी उपन्यास है। हालांकि मैंने भी अभी तक पढ़ा नहीं है, लेकिन जितना सुना है मुझे बहुत इच्छा है कि शर्मिष्ठा मैं भी पढूं। और मेरी कोशिश है कि शर्मिष्ठा की जो उपन्यास है या जो किताब है मैं उपलब्ध करा पाऊं। तो हमारे साथ अब जुड़ चुकी हैं अनुशक्ति दीदी। मैं आपका अपने पेज उम्मीद की किरण पर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। अब आप शुरू करें अपने संबोधन को। थैंक जी यू दीदी। तुमने मेरे बारे में बात करते हुए कहा कि मैंने कोविड टाइम पे बहुत काम किया है। मुझे लगता है कि तुम लोगों ने जितना काम किया है, तुम लोगों ने जितना मेहनत की है, उसके सामने मेरा काम जो है बहुत नगण्य है। ये एक्चुअली हम सबका ये साझा प्रयास था, और जो भी है अभी हमें शायद एक अगली लड़ाई के लिए फिर से तैयार रहना होगा। तो दिस इज ऑल वी डिड टुगेदर। हमें से किसी एक ने नहीं किया, हम सब ने मिलकर किया है ना गरिमा। और बिल्कुल इस बिल्कुल दीदी। बहुत खास है क्योंकि आई एम मीटिंग यू। तुमसे मिलना, तुमसे बातें करना, तुम्हारे जज्बे को पहचानना भी अपने आप में बहुत अनोखा होगा, क्योंकि तुमने जो भी किया वो अभूतपूर्व रहा है अब तक। तो थैंक यू सो मच उम्मीद की किरण को, थैंक यू सो मच गरिमा को कि उन लोगों ने मुझे जगह दिया, और शर्मिष्ठा की लेखिका को बुलाया यहाँ पर। बहुत बहुत आभार है सबका। बहुत बहुत अभिनंदन है आपका दीदी। आज का जो विषय है हम लोगों ने रखा है कोरोना काल में साहित्यकारों की भूमिका। इस पे आप प्रकाश डालें तो हमारे दर्शकों को थोड़ा और भी ज्यादा विस्तृत ज्ञान प्राप्त होगा कि कोरोना काल में साहित्यकारों ने किस तरह से अपनी भूमिका को निभाया है। देखो गरिमा, साहित्यकारों की भूमिका तो अगर हम सबसे बड़ी चीज कि हम किसी भी चीज को सूचीबद्ध नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कई लोग थे जो लगातार काम कर रहे थे। कहीं तुम काम कर रही थी, कहीं मैं काम कर रही थी। मैं भी बताऊं, मैं साहित्यकार हूँ, और जिस वक्त पे काम कर रही थी उस वक्त मैं इंसान थी। तो मैं ये कहूंगी कि इस काल में सिर्फ ये कहने पर कि साहित्यकारों ने क्या एक्टिव भूमिका निभाई, पैसिव भूमिका निभाई, मुझे ये लगा कि हर मनुष्य जो मनुष्यता के लिए सोच रहा था वो खड़ा हुआ। उसमें से कई साहित्यकार थे, कई असाहित्यकार थे, कई ऐसे थे जिनका साहित्य की दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। बगैर वैसे फिर भी अगर मैं कुछ नाम लेना चाहूँ, अगर नेम ड्रॉपिंग ही करूँ, तो रोहिणी है। रोहिणी बहुत अच्छी अनुवादक हैं, बहुत अच्छी अनुवादक हैं। और मिशेल ओबामा की किताब बिकमिंग के बारे में सुना होगा। बिकमिंग का हिंदी अनुवाद रोहिणी ने किया है, रोहिणी कुमारी। उनको वो बहुत एक्टिव थी। कंचन सिंह चौहान, जिनकी किताब तुम्हारी लंगी है, बहुत शानदार किताब है। मतलब तुम्हारी लंगी बहुत एक जो आप अभी दिव्यांग विमर्श जिसको कहते हैं, आप डिफरेंटली एबल्ड विमर्श जिसको कहते हैं, उस पर जो किताब अब तक नहीं लिखी गई थी, वैसी किताब है तुम्हारी लंगी। और कंचन सिंह चौहान के साथ सबसे खास बात यह है कि कंचन सिंह चौहान खुद डिफरेंटली एबल्ड हैं। 75% उनका संभव प्रोबेबली वो है जो उनका डिसेबिलिटी है। ये वो महिला, वो स्त्री जिस जज्बे से लगी हुई थी, मतलब उनको मैं साहित्यकार होने से अधिक वीरांगना कहूंगी। सुजाता थी, अशोक पांडे थे, बहुत सारे लोग थे, प्रभात जी। देखो बहुत सारे लोग पैसिव, कुछ लोग एक्टिव सपोर्ट में होते हैं, कुछ नेगेटिव पैसिव सपोर्ट में होते हैं, नॉट नेगेटिव पैसिव सपोर्ट में होते हैं। तो रोहिणी प्रभात रंजन जी की पत्नी है। जब रोहिणी बहुत एक्टिव थी तो प्रभात रंजन जी उसका सपोर्ट सिस्टम बने हुए थे। तो मैं प्रभात रंजन जी को भी एक मानूंगी। कोई मतलब घर में चीजों को दुरुस्त रखना वो एक सपोर्ट है। वो भी युद्ध में हर कोई सीमा पर लड़ने नहीं जाता है, बहुत सारे लोग अलग अलग जगह भी जाते हैं। तो प्रभात रंजन जी का जो सपोर्ट था वो पैसिव सपोर्ट था, और वो एक बहुत आवश्यक सपोर्ट था। तो यही सारी चीजें कि मैं ये कहूंगी कि मतलब अपार्ट फ्रॉम दैट
मुझे बहुत सारे जो लोग साहित्यिक दुनिया के लोग थे, उनका बहुत प्यार मिला। उनका अगर हौसला नहीं होता, संभल नहीं होता तो मैं पीछे हट जाती। मुझे याद है कि बहुत सारे लोग, जैसे कि अपर्णा अनिकवर्णा दीदी हैं, वो हर दूसरे दिन मेरा ख्याल रखती थी, मेरे बारे में पूछती थी, तुम क्या कर रही हो, ऐसे बहुत सारे लोगों से पूछ रही होती थी। बहुत सारे लोगों के कॉल्स आते थे मेरे पास कि अनु तुम ठीक तो हो ना, और तुम ठीक, अच्छा तो फील कर रही हो ना। जो लोग, मैं नहीं मानती हूँ कि बहुत सारे लोग एक्टिव सपोर्ट में गए तभी सपोर्ट कर पाएंगे, क्योंकि वो अलग ही लेवल का एक वॉर होता है। तुम रही हो एक्टिव सपोर्ट में, मैं रही हूँ एक्टिव सपोर्ट में, बहुत अलग तरीके की मानसिकता उसमें वो ही पड़ी होती है। उस वक्त वॉरियर्स को जो एक जरूरी संबल देना होता है वो बहुत बड़ी चीज होती है। तो मुझे लगता है जो प्रॉपर कंप्लीट साहित्यिक फ्रेटर्निटी थी, उससे जो मुझे संबल मिला, मुझे लगता है कि वो सारे के सारे जो साहित्यकार थे, लगभग 90% बहुत एक्टिव कोरोना वॉरियर थे। ठीक है। आपने जी, कोरोना के समय में जिस तरह से आपने और भी लोगों ने जिस तरह से 24 घंटे एक्टिव रह के लोगों की मदद करने की कोशिश की, उसमें हम लोगों ने कई बार क्या, हमको लगता है कि 80% हम लोगों को निराशा ही हाथ लगी। उस वक्त कैसा लगता था दीदी? आपका कोई ऐसा अनुभव जो यहाँ आप साझा करना चाहें? गरिमा, अनुभव पूछोगी तो तुम एक नहीं कई मिलेंगे। मतलब अगर 100 केस आ रहे हैं तो उसमें से 10 से 20 केस ऐसे होते थे जिसमें डिमाइस की खबर होती थी। निराशा तो तुम छोड़ो, निराशा के तो बहुत सारे लेवल्स थे कि हम सही जगह पे सही टाइम पे हेल्प नहीं प्रोवाइड करवा पाए, हॉस्पिटल नहीं, इतना क्रंच था हॉस्पिटल्स का कि हम हॉस्पिटल नहीं प्रोवाइड करवा पाए। ठीक है। और दिल्ली में मुझे याद है बहुत बार ऐसे केसेस थे कि दिल्ली में एक आईसीयू दिखा रहा होता, और तो यहाँ पे 10 केसेस मेरे पास पड़े होते थे दिल्ली के आईसीयू के। ऐसी फाइट हो रही होती थी, एक वेंटिलेटर नहीं होता था और हर जगह से वेंटिलेटर की कॉल आती थी कि वेंटिलेटर चाहिए। आप लगातार फोन कर रहे हैं, लगातार उन लोगों को कॉल कर रहे हैं जिन लोगों के पास कॉन्टैक्ट्स हैं, आप कोशिश कर रहे हैं। और इनफैक्ट उस टाइम में इतनी निराशा होती होगी जब आपके कॉन्टैक्ट्स फेल कर जाते होंगे। कई कई केसेस, एक इंसिडेंट ऐसा रहा था कि जिसमें रात में मैं ऑक्सीजन ढूंढ रही थी, मुझे पता था जो मेरा श्योर शॉट बन रहा था, जो मुझे सिलेंडर देता, उसने मुझे सिलेंडर की जगह कैन दिया रात के 1 बजे, और वो खुद मैं रिसीव करने के लिए गई थी। सोचो कि मैं सिलेंडर से जान बचाई जा सकती थी, कैन से नहीं बचाई जा सकती थी। और इवेंचुअली उस व्यक्ति जो बहुत करीबी व्यक्ति था उसकी जान नहीं बची। तो वो एक गिल्ट लेकर के जी रही हूँ मैं, एक जो आत्मग्लानी होती है ना, उस ग्लानी के साथ जी रही हूँ मैं। एक केस ये है कि किसी दोस्त के रिश्तेदार का केस था। हम लोग जगह जगह हॉस्पिटल में ट्राई कर रहे हैं, जगह जगह हो रहा है कि अच्छा अभी जाएंगे, यहाँ मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा। उसकी पत्नी बेचारी मेरे कहने पर यहाँ से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां जा रही है, और उस व्यक्ति को नहीं मिल पाया हॉस्पिटल। और 3 दिन के बाद उसके फाइनली घर में कुछ व्यवस्था हुई, और 3 दिन के बाद पता चलता है कि वो व्यक्ति नहीं है। निराशा का कोई एक दौर नहीं था। कई बार ऐसा भी हुआ कि सफलता मिल भी गई, तात्कालिक सफलता मिल गई। मान लो कि एक केस था जिसमें कि प्रेग्नेंट महिला को हॉस्पिटल में वेंटिलेटर दिलवाना था, वेंटिलेटर मिल गया। एक केस था जिसमें एक प्रेग्नेंट महिला को दवाई दिलवानी थी, दोनों चीजें मिल गई, और दोनों ही केसेस में वो महिला नहीं रही। तो क्या उसको सफलता की नहीं? और मुझे पता है कि ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स तुम्हारे साथ भी हुए होंगे, कई कई, एक नहीं कई कई। वो जो अवसाद है ना गरिमा, वो तारी हो गया इतना ज्यादा कि मैं अभी भी मम्मी डैडी के पास आई हूँ, दिल्ली से हट करके भी सहरसा आई हुई हूँ, मैं रोहतक में हूँ। तो वो अवसाद इस तरह से तारी हो गया कि अभी भी मैं उससे उबर नहीं पाई। और मुझे लगता है वो शायद हम सबके साथ हुआ होगा, हम जो हजारों लाखों लोग लगे हुए थे, वो हम सब की कहानी होगी संभवतः। मुझे याद है, एक हमारे मधेपुरा के ही पेशेंट थे, उनका यहाँ पे बैंड बाजा का बिजनेस था। तो पटना में उनको भर्ती किया गया और उन्हें ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा जरूरत थी। लगभग 24 घंटे तक मैंने अपने स्तर से ट्राई किया था, और उस वक्त पटना में ऑक्सीजन के लिए मेरे पास बहुत ज्यादा कॉन्टेक्ट्स नहीं थे, जो थे वो सारे फेल्ड थे। बचे हुए एक ऑक्सीजन मैन गौरव राय जी ही बचे हुए थे, और उनके घर में उनकी बहन बहन का पूरा परिवार इन्फेक्टेड हो गया था, और वो उसमें लगे हुए थे। मैंने और करीब 50 कॉल किया था, लेकिन काम नहीं हो पाई, और अंततः पता चला कि बीच रात में उनकी डेथ हो गई। ये चीज मुझे आज भी अच्छे से याद है, और लगता नहीं है कि कभी भूल पाएंगे। और ऐसे ऐसे बहुत सारे केसेज हैं जिनको हम बयां नहीं कर सकते हैं। कितने केसेस, हम लोगों के पास तो पूरा ब्यौरा है गरिमा, तुम्हारे पास, मेरे पास, हम लोगों के पास ब्यौरा है ऐसे केसेस का। अब गौरव मेरा 1 पॉइंट सेंटर था, गौरव के पास से बहुत बार, बहुत जगह रिफिलिंग भरना, बहुत सारी चीजें गई। मतलब मेरे पास वो नंबर था जिसको जिसको भी मेरे क्लोज बंदे को चाहिए होता था, मैं वो नंबर उसका देती थी। किसी ने मुझे पटना से दिया था वो नंबर।
एक अभिनीत कुमार मोनू था, पटना में लड़का था, उस बंदे ने मेरी पटना को लेकर के बहुत सारी मदद की। पर मुझे ये लगता है कि बहुत बार मेरी अपनी दोस्त मनीषा, मनीषा की मम्मी को, मनीषा ने मुझे इतना ऑक्यूपाइड देखा, मनीषा की मम्मी को ऑक्सीजन की जरूरत थी, नहीं मतलब ऑल्दो थैंक गॉड मनीषा की मम्मी बहुत अभी स्वस्थ है, और उस ऑक्सीजन के बंद ऑक्सीजन के का जब जुगाड़ हो रहा था, उस टाइम में एक महिला को फोन किया गया। मनीषा ने मुझे एक किस्सा बाद में बताया कि एक महिला को फोन किया, उसने महिला ने ऑक्सीजन सिलेंडर की कीमत 80,000 रुपए बताई। तो मनीषा का ये कहना था कि मेरी माँ तो ऑक्सीजन सिलेंडर की कीमत सुन करके ही चली जाएगी, ऑक्सीजन का इंतजार ही नहीं करेगी। तो क्या बोलूं, मतलब कितनी विफलताएं हैं हम लोगों के सीने में दफन, क्या कहा जाए। बहुत ही ज्यादा ये दिन गुजर गए हैं, लेकिन इनकी यादें कभी मिटने वाली नहीं है। और जब भी ऐसे चर्चे होंगे तो हमारे जहन में जितनी भी यादें हैं वो सब उभर जाएंगे। दीदी, आपकी एक कविता मैंने सुनी थी, जो पहली बार मैंने शेयर भी किया था शायद। वो कुछ बहुड़िया बहुड़िया वाला करके था, वो है, अगर आपको याद तो अभी सुनाइए ना। एक मिनट तो मैं 1 मिनट में सुनाती खोलेंगी हूँ। नहीं ननद रानी। हाँ, एक मिनट ननद एक मिनट में रानी ने खोइचा हम्म, खोलेंगी। हाँ हाँ, कोई मैं सुनाती हूँ, है मेरे पास वो कविता, मैं सुनाती हूँ। ठीक है, हम्म। ठीक है। जल्दी ही जुड़ रही हैं अनुशक्ति दीदी हमारे साथ, वो कुछ काम में लग गई हैं अपने गांव। अभी अभी वो दिल्ली से आई हैं, और उतरते के साथ वो अभी लाइव आ गई हैं, बस तो बस थोड़ा। कविता मिल गई है, कविता मिल गई है। मैं जी, मेरी आवाज बस आएगी, मेरी तस्वीर नहीं आएगी मेरी, क्योंकि मैं फोन में ही पढ़ रही हूँ। ठीक है, तो कविता ठीक है सुनाती हूँ मैं। दीदी, ठीक है, बिल्कुल। कविता का शीर्षक है भूत और वर्तमान के मध्य, और कविता कुछ यूं है। सिल्क की साड़ी सास के लिए ननद रानी खोइछा खोलेंगी, कि मिले बहुरिया के मायके से मिला नेक, पिटारे में सहेज कर रखे जा रहे थे अदौड़ी पापड़ और कतरनी चावल। 25 सालों से देखा जा रहा था स्वप्न सच के धरातल पर उतर रहा था। पिता ने कितनी जागी रातों की मेहनत बनाकर डाल दी थी संविधा, ब्याह वेदी के हवन में बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले। माँ और पिता का साझा स्वप्न, जिसकी नींव पर बने महल को वस्तुतः टिके रहना था कम से कम अगले 50 सालों तक। यह किसी को ज्ञात नहीं था जब यह स्वप्न महल ध्वस्त होगा, छनक कर टूटेंगे आशाओं के मेहराब और कंगूरे, नींव की ईंटें कमजोर हो चुकी होंगी अपने ही आंसुओं से। नींव जब अपनी जगह छोड़ते हैं, जमीन भूल जाती है उस जख्म को भरना, इस उम्मीद में कि वक्त के झंझावात भर ही देंगे हर खाई। अछूता रहा घाव छोड़ता है गहरे निशान, ऐसे जैसे जिस्म के एक हिस्से से तराश लिया गया हो मांस का कोई टुकड़ा। हर टूटा हुआ रिश्ता भी हृदय पर छोड़ता है ऐसे ही घाव, कि दिल में अचानक हुआ कोई सुराख हो और स्पंदन की गति न्यून होती जा रही हो। आपकी ये कविता दीदी मेरे दिल के बहुत करीब है। मैंने पहली बार सुना था, और तब से मुझे नहीं लगता कि कभी मैं भूल पाई हूँ। और जब अभी आप पढ़ रही थी तो बहुत सारी यादें मेरे भी दिमाग में आ रही थी, और मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। आप बहुत अच्छा लिखी हैं इस कविता को। शुक्रिया जी गरिमा। दीदी। मैं अभी बहन हूँ, मेरी छोटी बहन की, मेरी कजन की शादी है अभी, वही जी अदौरी जी। अभी मैं बस देख रही थी, और कल शादी है उसकी, तो सारी चीजों को ऐसे ही संभव ही, मतलब इट जस्ट गॉट नो, एक जो आती है आपकी यादाश्त वापस आती है, वो जो मेमोरी लेन में आप वापस चले जाते हो, चीजें आपको याद हो जाती हैं। तो वही सारी अदौड़ी पापड़ चीजों को संभाला जा रहा है, बिहार। अभी भी मेरे चारों तरफ लग रहा है जैसे कुछ ठंडा ठंडा कुछ परत जमा हुआ है। बहुत ही ज्यादा, मैं क्या कहूँ, मुझे बहुत पसंद है आपकी ये कविता। और शुक्रिया। आप मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी। मुझे पता है आप अभी तुरंत तुरंत गांव आई हैं। बस थोड़ा सा आप अपनी शर्मिष्ठा के बारे में बताइए। नहीं, मैं तुम्हारे पास आधे घंटे के लिए उपलब्ध हूँ, तुम ले सकती हो। मैंने नीचे सबको बोल दिया है कि मैं ऊपर थोड़ी देर तो शर्म जी। के बारे में बताऊं मैं। जिस शर्मिष्ठा कैसे, जी शर्मिष्ठा के बारे में पूरी कहानी बताइए ना, कैसे अच्छा, आप तुम जानती हो, कैसे। सप्ताह भागवत होता है हमारे यहाँ, ठीक है। तो हम जब 9-10 हम्म। साल के थे ना,
तो इसी तरह से सप्ताह भागवत में गए हुए थे, तो और आई वाज लाइक वेरी नॉटी चाइल्ड, मेरा बेटा जितना बदमाश है उससे भी ज्यादा। तो मैं इधर घूम रही थी, तो मम्मी ने पकड़ के बिठा लिया। उस वक्त पंडित जी जो पुराण कथा कह रहे थे, उस कथा में शर्मिष्ठा और ययाति का जिक्र था। तो बड़ी खूबसूरत कहानी लगी मुझे, कि ऐसा लगा कि वो ययाति राजा आता है फुलवाड़ी की ओर और देखता है कि बहुत खूबसूरत एक लड़की है जो वहां पर बैठी हुई है, और वो उससे पूछता है कि आप कौन हो? तो वो बोलते हैं आपने तो आप ही के साथ आई थी, मैं राजा विश्वकर्मा की बेटी हूँ और आपकी पत्नी ययाति की दासी हूँ। तो चौंक जाता है, विश्वकर्मा की बेटी यहाँ पर क्या कर रही है दासी बनके? उनको पूरा किस्सा तो पता ही था। तो वो उसकी मेमोरी लेन से जो चीजें उतर जाती है, तो उसको प्यार प्रेम हो जाता है शर्मिष्ठा से। और फिर देन शर्मिष्ठा बियर्स हिज चाइल्ड, ठीक है। पर ये जो कहानी एक्चुअली यह कहानी ब्रह्म पुराण से ली गई है, महाभारत में जिक्र है इसका। शर्मिष्ठा और ययाति को इनके पूर्वजों के तौर पे देखा जाता है, पांडवों के पूर्वजों के तौर पर देखा जाता है। उन्हीं के नाम से शर्मिष्ठा और ययाति का बेटा के बेटे के पुत्र थे पुरु, पुरु के नाम से पौरव वंश है पांडवों का, ठीक है। तो ये पूरा किस्सा जो था वो बहुत ही ज्यादा पुरुष दृष्टिकोण से लिखा हुआ था, जिसमें सारी चीजों में सब चीजों का ओनर जो था शर्मिष्ठा बहुत विलन की तरह थी। देवयानी ऐसा लग रहा था जैसे कि उसने देवयानी का प्रेम छीन लिया है, जबकि इस पूरे किस्से में ययाति के अतिरिक्त कहीं कोई वैम्प और विलन नहीं है। देवयानी की अपनी कहानियां हैं, शर्मिष्ठा की अपनी कहानियां हैं। शर्मिष्ठा एक अपने पति और प्रेमी होने के बावजूद अपने बच्चे को सिंगल मदर की तरह देखती है, की तरह पालती पोसती है, एक एकल माँ की तरह पालती पोसती है। और मैं भी एक एकल माँ हूँ, तो कहीं ना कहीं एक जो रिलेटिविटी होता है वो था मेरे। और मुझे लगा कि जब मिथक के बारे में मुझे शर्मिष्ठा याद थी, वो होता है ना कि कोई किस्सा आपसे कोई पात्र हाथ पकड़ के लिखवा लेता है। तो मुझे नहीं पता था कि 8-9 साल के ऊपर सुना था, वो मेरे जहन में इतना गहरे बैठ जाएगा कि जो मैं किताब लिख रही हूँ उसको पॉज देकर शर्मिष्ठा का किस्सा लिखूंगी। तो शर्मिष्ठा ययाति और देवयानी का किस्सा है, जिसमें देवयानी शुक्राचार्य की बिटिया है, शर्मिष्ठा की बचपन की। ययाति हस्तिनापुर के महाराज हैं और शर्मिष्ठा राजा विश्वकर्मा की पुत्री है। तो ये चीजें एक अमेलगमेटेड मैनर में, मतलब इसको एक स्थिर दृष्टिकोण से मैंने एक मिथक को लिखने की कोशिश की है, क्योंकि अब तक मिथक जो है वो पुरुषों के तरीके से लिखा गया है, जिसमें गुनाह भी अहिल्या के साथ होता है और दोषी भी अहिल्या ही होती है। मतलब जिसके साथ जो भुगते वही दोषी, करने वाला बाइज्जत, करने वाले इंद्र जो है वो बाइज्जत बड़ी हो जाते हैं, चंद्रमा पर केवल दाग रहता है। और अहिल्या को पत्थर पाषाण बन करके राम राम कहना, उद्धार करने वाला भी पुरुष ही। तो स्त्री दृष्टि की बड़ी आवश्यकता। मुझे लगा कि स्त्रियों, एक मिथकों को ना स्त्रियों के अनुसार लिखा जाना चाहिए, क्योंकि बहुत झोल है। आप स्त्री की दृष्टि से देखने लग जाएंगे मिथकों को तो उसमें बहुत झोल मिलेंगे हर जगह जगह। सीता जो है वो क्या कहते हैं, सीता जो है वो जमीन में नहीं फटती है, सीता राम को छोड़ देती है। क्यों ना सीता राम को छोड़ दे, जब राम बेटू का सवाल करे तो मैंने एक स्त्री को लिखने की, सर्विष्ठा स्त्री दृष्टि से मिथक को लिखने की चेष्टा है मेरी। जितना मुझे आपके बारे में मालूम है, मैं आपसे बहुत ज्यादा प्रेरित होती हूँ। और मुझे अगर महिला सशक्तिकरण की बात हो तो मुझे आप उससे एकदम खड़ी उतरती हुई नजर आती हैं। बहुत हिम्मत मिलती है आपसे। तुम भी हो, तुम पता है, तुम जैसे बच्चों को देख करके ना मुझे लगता है कि ये बच्चे इतना कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। तुम लोग मेरी प्रेरणा हो, समझी। और कुछ बताइए अपने बारे में। मैं क्या बताऊं, मैं लेखिका हूँ और मैं दिल्ली में रहती हूँ। मैं बिहार के सहरसा जिले से हूँ। मैं त्रयाक्ष की मम्मी हूँ, सिर्फ मम्मी हूँ। पापा बनने का कोई शौक नहीं है मुझे, और मुझे लगता है कि बीइंग मदर भी मैं पूरा काम कर सकती हूँ। आई डोंट नीड टू बी फादर टू बी टू पेरेंट। आपकी यही बातें मुझे सबसे ज्यादा प्रेरित करती हैं। मैंने आपसे एक बार कहा भी था, शायद आपको याद होगा। हाँ, कि हाँ, तो ये चीजें जो हैं आपकी, ये मुझे आपको सबसे अलग मुझे नजर आता है कि आप सबसे अलग हैं, सबसे ऊपर हैं। मुझे नहीं लगता कि आपको जिस तरह से समाज देखता है उस तरह से बनने की जरूरत है आपको, या किसी को भी। कल के डेट में मैं भी हूँ, मैं भी लड़की हूँ, कल किसी ने नहीं देखा है। तो मुझे लगता है कि आप अपने आप में परिपूर्ण हैं। मैं स्त्री हूँ, सफिशिएंट हूँ, मुझे पुरुष नहीं बनना है। अलग सफिशिएंट बात है, है, बिल्कुल बिल्कुल। स्त्री को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, पर मुझे पुरुष नहीं बनना है। पुरुष किसी नहीं पुरुष बनना है। स्वागत है मेरी जिंदगी में, पर मुझे पुरुष नहीं बनना है। मैं स्त्री हूँ, काफी जी, हूँ। काफी हूँ।
कल परसों मुझसे आपसे किसी ने बहुत अच्छा। कहा था यू आर जी मैन ऑफ जी द हाउस, मैंने कहा नो आई एम वुमन ऑफ द हाउस एंड आई वांट टू रिमेन ओनली वुमन ऑफ द हाउस, आई डोंट वांट टू बी द मैन बिकॉज़ आई एम ओके, आई एम स्ट्रांग। वुमनहुड का मतलब जी कमजोर होना नहीं होता है, मैं बहुत स्ट्रांग हूं, एंड आई एम एज स्ट्रांग एज अ मैन वुड बी। ये रिएक्शन। जी। दीदी आशुतोष आनंद भैया लिख रहे हैं कि उन्होंने भी बहुत सारे कमेंट किए हैं और बहुत सारे लोगों ने किए हैं, तो कमेंट भी पढ़ा जाए, बहुत मेहनत से लिखा जा रहा है। हाँ प्लीज प्लीज पढ़ो, कमेंट पढ़ो। हाँ हम शुरू से पढ़ रहे हैं। चितेश भैया लिखते हैं स्वागत है। गौतम जी लिखते हैं वेलकम। यहाँ गौरव मेरा छोटा भाई है, वो हेलो दीदी बोल रहा है आपको। अभिनव पांडे बोल रहे हैं हमारी हमारी दीदी जिंदाबाद। चितेश भैया बोल रहे हैं सिर्फ कोरोना काल ही नहीं बल्कि पृथ्वी पर जब जब ऐसे लोग पथभ्रांत हो गए, उन्हें साहित्य के लोगों ने हमेशा अनुशासित करने का काम किया है, सही मार्गदर्शन देने का काम किया है। बहुत बहुत अभिनव शुक्रिया पांडे फ्रेटर्निटी की ओर से। अभिनव पांडे जी, अभिनव पांडे लिखते हैं नो वर्ड्स टू से अबाउट अनुदी। अरे फिर भाइयों का तो आशुतोष भैया लिखते हैं वाह आप दोनों को साथ देखना सुखद है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपका जो प्यार मिलता है बहुत बहुत हिम्मत देता है। आशुतोष जी का कमेंट और भी सुंदर है। हाँ, फिर लिखते हैं दोनों बिहार की बेटी को नमन, आपको भी प्रणाम है भैया। फिर लिखते हैं इस दोनों बड़कू छोटकू की एनर्जी लेवल बहुत जबरदस्त है। वाह अनु जी कवि भी बन गई, आपके बारे में लिख रहे हैं कि आप कवि भी बन गए हैं। फिर लिखते हैं दोनों खूब क्यूट लग रहे हैं। फिर चितेश भैया जब आप कविता पढ़ रही थी तो हाँ? वो बोलते हैं वाह क्या भाव है, वाह अद्भुत कविता अनु। उनको फिर बहुत बहुत चितेश भैया शुक्रिया। लिखते हैं सुंदर सार गर्भित, उसी टाइम की बात है। फिर गौतम जी लिखते हैं बहुत सुंदर कविता। आशुतोष भैया लिखते हैं गांव में आते ही अनुशक्ति जी और चमकने लगी। फिर अभिनव पांडे जी लिखते हैं बड़ी बहन के लिए कोई शब्द नहीं है, मालूम नहीं आप में क्या क्या काबिलियत है, आपका चरण स्पर्श। बिल्कुल ये तो सही बात है, आपको चरण स्पर्श है मेरी तरफ से भी। तो भाई बहन और चरण स्पर्श वापस से हटो, हौसले हो, हिम्मत हो, हिम्मत। हाँ। फिर चितेश भैया लिखते हैं अभी कोरोना काल में तो ऐसा लगता था कि मेरे अल्फाज में सुने राहगीरों से भरी सड़क भी वीरान है, जहाँ देखो एक मंजर सुनसान है, डर के साये में तकती ये आंखें कि कब सुंदर कोई बोल जाए बस तू भी कुछ दिन का ही मेहमान है। सचमुच कोरोना काल कुछ ऐसा ही बीता है। हाँ, फिर एक इमोजी है ऐसे वाला। आशुतोष भैया लिखते हैं मुझे आप दोनों बहुत पसंद हो, दोनों को प्यार, आपको भी हमारा प्यार भैया। फिर लिखते हैं जिस तरह से कोरोना काल में एक एक केस को अनुजी देखा, वाकई कह सकता हूँ कि उन्होंने न सिर्फ प्रेरित किया बल्कि उसके बाद से भी लग गई जान से लोगों की जान बचाने में। अनुप्रेरणा है तुम भी छुटकू, दोनों को बोल रहे हैं। आप तो अरे हमेशा तारीफों के पुल ही बांधते रहते हैं। फिर बोल रहे हैं शर्मिष्ठा तो अनु से ऑटोग्राफ वाला कॉपी लूंगा जब मैं उनसे जरूर मिलूंगा तो। जरूर ये जरूर, मुझे भी चाहिए दीदी। ठीक है, डन है। अनु हाँ, फिर वो पूछते हैं अनु की कोई दूसरी पुस्तक आने वाली है क्या, कब तक और विषय हाँ, बताएंगी। कि अभी मैं उस पुस्तक पे काम कर रही हूँ, इस साल के अंत तक आ जानी चाहिए। फिर जितेश भैया लिखते हैं राहगीरों से भरी सड़क भी वीरान है, जहाँ देखो हर एक मंजर सुनसान है, डर के साये में तकती ये आंखें कि कब कोई बोल जाए बस तू भी कुछ दिन का ही मेहमान है। ये तो वही है। उसके बाद फिर हो गया। पवन दुबे लिखते हैं अनु जी बेहद खूबसूरत लग रही हैं। थैंक यू। चितेश भैया लिखते हैं आप दोनों वीरांगनाओं को सैल्यूट, आपको भी सैल्यूट फौजी भैया। बस हो गया, इतना ही है अभी। चलो, thank you so much Garima for having me here, thank you so much for taking out time for me and then making me speak to your people who are on your page, thank you so बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और शर्मिष्ठा के बारे much। में आपसे सीधे संवाद करके, और आपने मेरे पेज पे इतना समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, बहुत सारा प्यार छोटी बहन का आपको। और मधेपुरा आइए आप घूमने के लिए। चलिए ठीक है, थैंक यू। लाइव को यहीं खत्म करते हैं, बाय बाय।